गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तक पहुंच गए थे कल? बताना जरा। मेथड और इक्वेशन में दो कर लिए थे शायद, है ना? दो हो गए थे ना? ओके। थर्ड नंबर ऑफ मेथड डालें। क्या बात है, आज बंदे आए ही नहीं लोग, क्या बात है? हम्म। अच्छा, तो इसमें कौन सा कॉलेज आना होता है? इसमें घर बैठे बैठे तो क्लास लेते हैं। चलो कोई नहीं। एक डेरिवेशन आ गया था हमारा, आई थिंक, है ना? और उसके अकॉर्डिंग जो टाइम आया था वो क्या आया था? 2.303 वाई बाय एफ लॉग बेस 10 क्यू डिवाइड बाय क्यू माइनस ए एफ, ये टाइम आया था। ठीक है ना? ये टाइम निकल के आया था, ये हम फाइंड आउट कर चुके थे। ठीक है। अब अगर मैं मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ, ठीक है, तो हेडिंग डालो इसी में छोटी सी आगे, डेरिवेशन 4, या इस तरीके से डालें, छोटी सी हेडिंग इसी में आगे एक और फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं छोटा सा। मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेट। ठीक है। अब देखो, मैं मैक्सिमम एरिया देखना चाहता हूं जो इरिगेट हो सकता है इस डिस्चार्ज के द्वारा। ठीक है ना? यहाँ पे डिस्चार्ज कितना है? यहाँ पे डिस्चार्ज है आपके पास Q, एरिया कितना है A, और इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो F है। मैं ये मान लेता हूं कि भाई जो फील्ड है, जो ग्राउंड है, उसमें जो ओवरफ्लो रेट है, जो पानी बह के जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है ना? इसके अलावा लॉस वगैरह जो है वहां पे वो भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? तो यहां पे ब्रैकेट में डालें, इफ नो ओवरफ्लो एंड नो लॉसेस आर अकर्ड। समझेंगे? अभी लिखे जाओ, एक बार देख लो, एक बार, है ना? सब समझ में आएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। फॉर्मूला क्या था अपने पास? टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू वाई बाय एफ इंटू लॉग बेस 10 क्यू बाय क्यू माइनस ए एफ, ये फॉर्मूला था। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या चीज है। 2.303 कांस्टेंट है, वाई एक कांस्टेंट है, एफ एक कांस्टेंट है, सभी को इधर खींच के ले आओ। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपके पास टी इंटू एफ डिवाइड बाय 2.303 इंटू वाई, ये कंडीशन बन जाएगी, इज इक्वल टू लॉग बेस 10 क्यू बाय क्यू माइनस ए एफ, ये इधर बन गया। ठीक है ना? ये इधर बन गया। क्लियर? अब देखिए जरा, ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो मैं इसे कांस्टेंट के बराबर मान लेता हूं। लेट सपोज ये जो है ये x के बराबर है। ठीक है ना? ब्रैकेट में लिख लो लेट, जिससे पता लग जाएगा कि भाई हाँ माना हुआ है, इज इक्वल टू लॉग बेस 10 क्यू बाय क्यू माइनस ए एफ। ठीक है ना? अब देखिए जरा, अब मैं यहां से अगर लॉग हटाता हूं तो ये जो x है 10 की पावर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर
इस तरीके से होता अगर कि लॉग बेस ई होता है यहाँ पे और उसको हटाता तो ये ई की पावर में जाता, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास एक्स कुछ 10 की पावर एक्स में चले जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास क्यू बाय क्यू माइनस ए एफ, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इंटू या इस तरीके से क्यू माइनस ए एफ इंटू 10 टू पावर एक्स इज इक्वल टू क्यू। दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 10 टू पावर एक्स माइनस ए इंटू एफ इंटू 10 टू पावर एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। क्यू वाली टर्म को इस साइड में लिया हो, ये हो जाएगी क्यू इंटू 10 टू पावर एक्स माइनस क्यू, और ये उठा के उधर फेंक दो तो ए इंटू एफ इंटू 10 टू पावर एक्स पॉजिटिव, ठीक है ना। इधर क्यू कॉमन लो तो 10 टू पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू एफ इंटू 10 टू पावर एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे चाहिए क्या आपको, एरिया चाहिए। तो एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, क्यू बाय एफ इंटू 10 टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय 10 टू पावर एक्स। ये आपके पास रिलेशन बना, ये आपके पास फॉर्मूला बना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो 10 टू पावर एक्स इंटू माइनस वन बाय 10 टू पावर एक्स है, ये वाली टर्म, इसकी वैल्यू लगभग जीरो, इसकी वैल्यू लगभग वन होती है, सॉरी 10 टू पावर एक्स माइनस वन बाय 10 टू पावर एक्स, इसकी वैल्यू लगभग वन होती है। क्यों होती है, क्योंकि भाई हमारे पास x जो है वो एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना। अब x की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, तुम x की वैल्यू वन रख के देख लो क्या बनेगा, 9/10 कितना आया, 0.9, किसके बराबर है, नियर अबाउट वन के बराबर है। x की वैल्यू दो रख के देखो कितना बनेगा, 99/100 कितना आएगा, 0.99 कितना है, नियर अबाउट इक्वल टू वन। एक्स की वैल्यू तीन रख के देख लो कितना आएगा, 0.999, वो भी वन के बराबर है, लगभग लगभग, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो है वो लगभग एक के बराबर होती है, तो अगर इसको मैं वन पुट कर दूं तो मेरे पास मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, एरिया मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू बाय एफ, ठीक है ना। तो अगर मैं क्यू डिस्चार्ज प्रोवाइड करवाऊं और फील्ड की जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो एफ हो, ठीक है ना, तो मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट हो सकता है, वो हो सकता है क्यू बाई एफ। अब यहाँ पे मैंने जो ओवरफ्लो था फील्ड में, क्लियर है ना, जो पानी बह के जा रहा था, रन ऑफ लॉस बोल दो या उसको ओवरफ्लो बोल दो, उसको क्या कर दिया, कंसिडर नहीं किया, ठीक है ना, उसको कंसीडर नहीं किया। मतलब जितना भी पानी आ रहा है ना, खेत में जितना भी पानी आ रहा है वो सारा रूट जोन में जा रहा है और रूट जोन में इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो रहा है, मतलब बह के जा ही नहीं रहा बिल्कुल। लेकिन पहले इस फॉर्मूले में हमने वाई को कंसीडर किया था, मतलब ओवरफ्लो जो था उसको कंसीडर किया था, पानी बह के जा रहा था उस कंडीशन में। लेकिन अब बिल्कुल नहीं जा रहा, अब जितना भी आ रहा है पानी तो पूरा की पूरा रोड जोन में इकट्ठा हो रहा है और एरिया को क्या कर रहा है, इरिगेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है मैक्सिमम एरिया इरिगेशन, या आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया जो कि इरिगेट हो सकता है अगर क्यू डिस्चार्ज प्रोवाइड करवाया जाए किसी फील्ड में, ठीक है ना। तो इसको बनाओ, हाँ अब कम हो गई थोड़ी सी सर्दी, पहले के कंपैरिजन में थोड़ी कम है सर्दी अब। ठीक है, इन फॉर्मूलाज में क्वेश्चन तो कभी पूछे गए ही नहीं है, और पूछा जाएगा तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई थिंक उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है ना। ज्यादा कोई क्वेश्चन क्या कभी पूछे ही नहीं गए इन पे, ठीक है ना। तो कभी आपसे टाइम का क्वेश्चन पूछा गया ना, गेट में ना ईएससी में ना किसी में नहीं। गुड मॉर्निंग, बड़े लेट लेट आ रहे हो। ये तो पहले का मैसेज है, 7:35 का है, मैंने ही अब देखा है, चलो कोई नहीं। चलें आगे।
आगे देखिए नेक्स्ट, चेक फ्लडिंग। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास चेक फ्लडिंग। देखिए चेक बोला जाता है छोटे एरिया को, छोटा एरिया जो होता है ना उसे चेक बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं फील्ड को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर लेता हूं तो उसे बोला जाता है चेक फ्लडिंग। देखो कैसे करते हैं, लेट सपोज ये एक फील्ड कैनाल है, ये क्या है, एक फील्ड कैनाल है, क्लियर। और इस तरीके से फील्ड जो है, खेत जो है वो इस तरीके से सिचुएटेड है, क्लियर, इस तरीके से बना हुआ है। तो क्या किया जाएगा, इस तरीके से एक स्ट्रिप बनाई जाएगी, ठीक है। फिर एक कैनाल प्रोवाइड करवाएंगे छोटी, क्लियर। फिर एक स्ट्रिप बनाएंगे इस तरीके से, फिर एक छोटी कैनाल, फिर एक स्ट्रिप इस तरीके से, फिर एक स्ट्रिप इस तरीके से, क्लियर। और फिर एक छोटी कैनाल इस तरीके से, क्लियर। और फिर ये जो बचा कुचा एरिया है इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे एरियाज में, लाइक दैट। ये एक पर्टिकुलर एरिया, इस तरीके से क्या करते हैं, इनको छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये फील्ड कैनाल से इस कैनाल में वाटर आया, ठीक है, और इस कैनाल से इस छोटे चेक में वाटर सप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इस चेक में वाटर सप्लाई कर दिया, इस तरीके से फिर इस चेक में वाटर सप्लाई कर दिया। तो ये तो जनरली यूज होता है अपने साइड में, देखा होगा आपने, ठीक है ना। इस तरीके से खेत को छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया जाता है, ठीक है। उसके आसपास इस तरीके से छोटी छोटी कैनाल बनाई जाती हैं, नालियां बनाई जाती हैं, फिर उनको इरिगेट किया जाता है। मतलब इसमें वाटर सप्लाई चालू करी, ये भर गया पानी इसमें, फिर इसको बंद कर देंगे, इसी तरीके से सब में पानी भरा जाता है, ठीक है ना। ये तो आपने देखा होगा, अगर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी देखी होगी किसी ने, तो ये जो इधर वाला रीजन है इसमें यही एरिया, यही मेथड काम में लिया जाता है। देखा है क्या, चेक, क्या ही बोलते हैं इनको हिंदी में, है ना। तो ये जो एरिया है इसे बोला जाता है चेक, इसको बोलते हैं चेक, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे जो चेक का एरिया होता है, एक चेक का एरिया जो होता है वो होता है आपके पास 0.2 हेक्टेयर से 0.8 हेक्टेयर के बीच में, ठीक है ना, क्लियर। या अगर आप मीटर स्क्वायर में लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर से 800 मीटर स्क्वायर के बीच में, क्लियर। अब साइज जो है वो डिपेंड करती है कई चीजों पे, कि वहां का ग्रेडियंट किस तरह का है, ठीक है। अगर ग्रेडियंट थोड़ा हैवी होगा, मतलब स्टीप होगा, तो आप क्या करोगे, स्मॉलर साइज अडॉप्ट करोगे। अगर ग्रेडियंट प्लेन होगा, ठीक है ना, स्टीप नहीं होगा, तो उस टाइम पे लार्जर एरिया आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सोइल किस तरह की है उस पर भी इसका एरिया डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक दो लाइन लिखते हैं इसमें, इन दैट मेथड field is divided into small areas which called check, which called check, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो, अभी तक जो हमने मेथड काम में लिया था उसमें क्या कर रहे थे भाई, फ्री फ्लडिंग में तो पूरे के पूरे एरिया में एक साथ वाटर सप्लाई कर रहे थे, तो पानी पे कोई कंट्रोल नहीं था। बॉर्डर फ्लडिंग पे भी बहुत लंबा एरिया था, 300-400 मीटर की एक क्या ले रहे थे, स्ट्रिप ले रहे थे, तो वहां भी अपना कोई खास अच्छा कंट्रोल तो था नहीं। अब यहाँ पे छोटे छोटे चेक एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे चेक एरिया है। अब छोटे छोटे चेक एरियाज में क्या होता है कि भाई पानी पे तुम कंट्रोल तो कर सकते हो ना, छोटा सा एरिया है 0.2 हेक्टेयर का, मतलब एक कमरे के बराबर, थोड़ा सा और बड़ा ले लो, ठीक है ना। तो उस पर तुम आराम से कंट्रोल कर सकते हो, इस पे तुम आराम से कंट्रोल कर सकते हो, कहीं से पानी फैल रहा है तो उसको रोक सकते हो। दैट मीन्स ये मेथड जो है इसमें वाटर पे हमारा कंट्रोल होता है। वाटर पे अगर कंट्रोल होगा तुम्हारा तो तुम लॉस नहीं होने दोगे, मतलब कहीं से पानी बह रहा है तो उसको रोक दोगे, ठीक है ना। वो एक तरीके की क्या है, लॉस है भाई, ज्यादा बड़ा एरिया होता है तो कहीं से अगर पानी फूट गया, ठीक है ना, कहीं से दीवार फूट गई तो वहां तक पहुंचने में बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे रन ऑफ लॉस बच जाएंगे आपके, ठीक है ना। इसी तरीके से ज्यादा बड़ी वाटर बॉडी नहीं है, इवेपोरेशन लॉस बच जाएंगे, सीपेज लॉस बच जाएंगे, तो इसमें क्या है, लॉस कम होते हैं। ये मेथड जो है इसमें लॉस कम होते हैं, ठीक है। अगर लॉस कम होते हैं तो एफिशिएंसी जो है इस मेथड की
पहले वाले मेथड के रेस्पेक्ट में ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। तो पॉइंट बना के लिखें। In that method, water is applied in controlled manner that means, so ऐसे लिखें, controlled manner, so losses are reduced, that's why its efficiency, और आप चाहो तो लिख लो एप्लीकेशन एफिशिएंसी, its application efficiency is quite good, is quite good। ठीक है, क्लियर। और कुछ इसमें ज्यादा पढ़ने को है नहीं, क्लियर। और चाहो तो आप एक चीज और लिख लो, इट इज सुटेबल फॉर लेस परमिएबल एंड हाई परमिएबल सॉइल, मतलब दोनों सॉइल्स में इसको काम में ले सकते हैं, क्लियर है ना। हालांकि मेथड से बहुत ज्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है गेट में तो, लेकिन और जो एग्जाम है, ठीक है, जैसे ईएससी का एग्जाम है, जैसे एजेई के एग्जाम है, वहां पे इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं मेथड्स वगैरह से, ठीक है ना। तो गेट में अगर बात की जाए तो गेट में तो कोई बहुत ज्यादा रूल है नहीं इनका, लेकिन और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एक बार पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम। अरे ये बना लिया, बन गया भाई लोगों। आगे चलें क्या, चलिए। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा नंबर 4 इज बेसिन फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, बेसिन फ्लडिंग में देखिए क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का चेक मेथड होता है, या जो चेक फ्लडिंग होती है उसी का एक स्पेशल टाइप है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उनके लिए पर्टिकुलर बेसिन बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक लाइन लिखें, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग in which individual basins are provided for each trees,
देखो इसमें क्या करते हैं, ये जो हर एक पौधा होता है, हर एक ट्री होता है, उसके लिए अलग से बेसिन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना। देखो पहली बात तो कि ये जो बेसिन फ्लडिंग है, ये अपन खेती बाड़ी के लिए काम में नहीं लेते। ये जो बाग वगैरह लगाते हैं ना, जैसे कि संतरे का बाग लगा दिया, सेब का बाग लगा दिया, नींबू का बाग लगा दिया, ठीक है, वहां पे इनको काम लिया जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई जो बाग होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फलदार पौधे होते हैं, वो काफी दूर दूर लगे हुए होते हैं। ठीक है। जैसे कि एक पेड़ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना, एक पेड़ यहाँ पे लग रहा है, एक पेड़ इधर लग रहा है कहीं पे, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इस तरीके से होते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से पेड़ लगे हुए होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लडिंग प्रोवाइड करवा देता हूँ, फ्लडिंग का मतलब पूरे एरिया में पानी प्रोवाइड करवा दूं, पूरे एरिया को जलमग्न कर दूं, तो उसमें तो क्या है कि बहुत ज्यादा लॉस होंगे। ठीक है ना। मतलब अपने को पानी की जरूरत तो ओनली इस एरिया में, थोड़े से में इस एरिया में है, इस एरिया में है, इस एरिया में और इस एरिया में। तो अगर मैं पूरे एरिया में पानी प्रोवाइड करवाऊंगा तो क्या है, वेस्ट है पानी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हर एक क्रॉप के लिए, सॉरी, हर एक ट्री के लिए इस तरीके से बेसिन बना दिए जाते हैं, लाइक दैट। ठीक है। गड्ढा खोद दिया जाता है उस पेड़ के चारों तरफ, और जो भी यहाँ से आसपास से कैनाल जा रही है, एक फील्ड कैनाल की लाइक इस तरीके से एक फील्ड कैनाल बना दी जाती है। और इस फील्ड कैनाल में से छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं, वो इन प्लांट्स के लिए निकाल दी जाती है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो हर एक बेसिन के लिए क्या कर देंगे अपन, एक छोटी सी फील्ड कैनाल निकाल देंगे, लाइक दैट। ठीक है ना। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है, इस तरह का जो इरिगेशन होता है, क्लियर है ना, इसे बोला जाता है बेसिन फ्लडिंग। ये जो है, ये बेसिन है। ठीक है। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम सर्कुलर बेसिन बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, ट्रेपेजोइडल बनाओ, तुम्हारी इच्छा है, कैसा भी गड्ढा खोद दो पेड़ की तरफ में। ठीक है। ये एक सप्लाई चैनल है, ये एक सप्लाई चैनल है। ठीक है ना। और ये छोटी छोटी क्या हो गई आपकी, फील्ड चैनल्स हो गई। क्लियर है ना। तो इस तरीके का जो मेथड्स है, इसे क्या बोलते हैं अपन, चेक चेक फ्लडिंग बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मेथड है, दैट दैट मेथड इज यूज फॉर ऑर्किड ट्रीज। ऑर्किड ट्रीज मतलब फलदार पौधे जो होते हैं, उनके लिए इसी मेथड को काम में लेते हैं। जैसे बाग वगैरह लगाते हैं ना, सेब संतरा नींबू वट एवर, किन्नू वगैरह कुछ भी, तो उनके पेड़ जो दूर दूर होते हैं, उनके लिए इसी मेथड को काम में लेते हैं। ठीक है। घर में भी अगर तुमने 3 4 पेड़ लगा रखे हो, तो इसी तरीके से काम में लिया जाता है। पेड़ के चारों तरफ एक गड्ढा खोद देते हैं, और उसमें नली से पानी दे दो, अगर वैसे पानी दे रहे हो तो इस तरीके से सिस्टम प्रोवाइड कर दो। बन गया। ओके। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा, नेक्स्ट जो मेथड है, दैट इज फरो इरिगेशन। दैट इज फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन, अब ये देखें, इसमें क्या होता है। पहली बात तो कि ये फरो क्या होती है। ठीक है। पहली बात तो ये जो फरो है, ये क्या होती है। ठीक है। तो फरो कुछ नहीं होती, एक छोटी छोटी नाली बनाई जाती है। ठीक है ना। लेंथ के अकॉर्डिंग, या बोल सकते हो पैरेलल पैरेलल छोटी छोटी नाली बनाई जाती है। ठीक है। छोटी छोटी डिशेज होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, फरोज बोलते हैं। समझेंगे एक बार इसके बारे में, लिख लें। दीज आर स्मॉल डिचेज, स्मॉल पैरेलल डिचेज provide which are provide along the
क्रॉप। ठीक है, इस तरीके से देखो, समझो एक बार एक फिगर में समझाता हूं मैं आपको किस तरीके से बनती है। ठीक है, देखो ये फील्ड का छोटा सा पार्ट है, ये फील्ड का क्या है, छोटा सा पार्ट है, इस तरीके से, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस तरीके से फरोज बनाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक फरो ये बना दी, ठीक है, छोटी सी नाली बना दी, क्लियर है। एक फरो दूसरी यहाँ पे बना दी इस तरीके से, क्लियर है। एक फरो यहाँ पे बना दी तीसरी, एक फरो चौथी यहाँ पे बना दी। इस तरीके से क्या करी जाती है, फरोज बनाई जाती है। ठीक है, ऊपर एक अपने पास सप्लाई कैनाल चल रही है, ऊपर यहाँ पे क्या चल रही है, एक सप्लाई कैनाल चल रही है। ठीक है, ये फरोज में क्या किया जाता है, पानी सप्लाई किया जाता है इस तरीके से। इन फरोज में क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं। तो इन फरोज में ही ओनली पानी भरा रहता है इस तरीके से। इन फरोज में ही क्या करते हैं, ओनली पानी को अपन अलाउ करते हैं, फरोज में ही पानी भरा रहता है। ठीक है, क्लियर। और जो बीच वाला एरिया है, दो फरोज के बीच का एरिया है, यहाँ पे क्रॉप लगाई जाती है इस तरीके से, लाइन से। इस तरीके से लाइन से क्या करते हैं, क्रॉप लगाई जाती है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है ना। अगर देखो, ये तो आप ऊपर से देख रहे हो, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। अगर आप साइड से देखो तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है ना, ये बीच में जो छोटी सी नाली है, दैट इज फरो। ये क्या है, ये फरो है। और दो नालियों के बीच में जो एलिवेटेड पार्ट है, यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप को लगाया जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से क्या करते हैं, क्रॉप को लगाते हैं, लाइक दैट। ठीक है ना। तो ऐसा मेथड, क्लियर, क्या कहलाता है, डिचेज, DITCHES। डिचेज लिख लो, चैनल लिख लो, कुछ भी लिख लो, अपनी इच्छा की बात है। स्मॉल पैरेलल चैनल्स कर लो। ठीक है ना। अब देखो, इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, गेट की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन बाकी एग्जाम में धपा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है इसमें। देखो, पहली बात तो सुनते जाओ एक एक। इस मेथड में क्या होता है, जो पूरा एरिया है वो मैं इरिगेट नहीं करता। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ये अगर एरिया है आपके पास, तो इसमें इतने से पार्ट में फरो है, मतलब इतना पार्ट आपने इरिगेट नहीं किया। फिर इतने से पार्ट में फरो है, ये वाला पार्ट इरिगेट किया, ये वाला पार्ट इरिगेट नहीं किया। मतलब इस मेथड में टोटल एरिया का लगभग 20 से 50% पार्ट इरिगेट किया जाता है। इस मेथड में टोटल एरिया का ओनली 20 से 50 पार्ट इरिगेट करते हैं। दैट मीन्स इसमें जो एफिशिएंसी है वो क्या आएगी आपके पास, काफी अच्छी निकल के आएगी। ठीक है ना। जैसे मैंने ओनली ये पार्ट इरिगेट कर दिया, फरो वाला पार्ट में पानी सप्लाई कर दिया, और ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे जो वाटर रिक्वायरमेंट है प्लांट की, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट बना बना के लिखें, इन दैट मेथड, इन दैट मेथड only 20% to 50% of total area is, only 20 to 50% of total area is irrigated, hence losses are very less. That means efficiency of that method is very good. क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ईएससी में पूछा हुआ है, एजेई में पूछा हुआ है कि कौन सा मेथड होता है जिसमें एरिया का ओनली 20 से 50% पार्ट ही इरिगेट किया जाता है। तो ये है फरो इरिगेशन। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे जो क्रॉप लगी हुई है वो सीरीज में लगी हुई है, एक लाइन में लगी हुई है। ऐसी क्रॉप्स को बोला जाता है रो क्रॉप्स या सीरियल क्रॉप, या सीरियल क्रॉप्स। ठीक है ना। और सबसे बढ़िया सीरियल क्रॉप या रो क्रॉप के एग्जांपल है, एक तो आलू और एक शुगर केन। शुगर केन और आलू को एक लाइन में लगाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप जिनको एक लाइन में लगाया जाता है, या रो क्रॉप्स या सीरियल क्रॉप्स, उनके लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं अपन, फरो इरिगेशन काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फॉर रो क्रॉप्स एंड सीरियल क्रॉप्स
फरो इरिगेशन मेथड इज यूज। ठीक है, एग्जाम्पल लिखें जैसे कि पोटैटो, शुगर केन। ठीक है ना, इन दोनों मेथड्स के लिए इसको काम में लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई में, रो क्रॉप्स के लिए कौन सा मेथड आता है, सीरियल क्रॉप्स के लिए कौन सा मेथड आता है, ठीक है ना, या पोटैटो के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं इरिगेशन का। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, ये इसी में पूछा हुआ है। ठीक है, गेट नहीं पूछता ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पर बाकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है अपने पास स्प्रिंकलर मेथड। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर मेथड। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंकलर मेथड। देखा होगा स्प्रिंकलर मेथड, देखे हैं क्या कभी खेतों में फव्वारे चलते, खेतों में या फील्ड में इरिगेशन मेथड देखा है? तो अभी तक जितने मेथड थे, हाँ दूरदर्शन पे ही देखे हैं क्या? अरे ऐसा क्या, दूरदर्शन देखते हो मतलब तुम? तो देखो अभी तक जितने भी मेथड पढ़े थे उनमें क्या कर रहे थे, सरफेस पे हम वाटर सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, हाँ सिटी में कहाँ खेत बचे हैं, ये भी बात है, ये भी समस्या ही है। अब क्या किया जाए इसका बताओ। तो ऐसे आसपास जाते हो जो रास्ते में दिखते नहीं है, या ऐसे कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो, ठीक है, तो रास्ते में खेती पड़ते हैं और तो कुछ पड़ता नहीं। अच्छा, ट्रेन से तो ज्यादा खेत पड़ते हैं। जैसे खिड़की वाली सीट नहीं मिली होगी तुमको कभी, ये हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। देखो जो अभी तक मेथड्स थे हमारे, इसमें क्या है कि अपन फ्लडिंग करवा रहे थे, मतलब एक तरीके से सरफेस के ऊपर वाटर को फ्लो करवा रहे थे, तो इन मेथड्स को बोला जाता है फ्लडिंग मेथड। ठीक है, लेकिन जो स्प्रिंकलर मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड में क्या करवाया जाता है, जो वाटर है जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं फील्ड में, उसे आर्टिफिशियल रेनफॉल के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एक इस तरीके से नोजल लगा हुआ होता है, फवारा लगा हुआ होता है, इसमें यहाँ एक नोजल होती है पीतल की, ठीक है, वो घूमती रहती है, और उसके घूमने से जो वाटर सप्लाई आ रहा है पाइप में, वो क्या होगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, बूंदे बूंदे गिरती रहेंगी फवारे की फॉर्म में। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल रेनफॉल टाइप से होती रहती है फील्ड के ऊपर। ठीक है ना, तो इसमें लिखें इन दिस मेथड irrigation water, IW means irrigation water, is supplied to field in the form of artificial rainfall, फाउंटेन की तरह।
देखना स्प्रिंकलर मेथड गूगल सर्च के, है ना। क्लियर है। अब देखो ये तो हो गई बात अपनी कि भाई ये मेथड्स कैसा होता है, ठीक है, सभी देखे हुए होते हैं आई थिंक स्प्रिंकलर मेथड को। इस तरीके से एक फवारा लगा हुआ होता है, पाइप्स का अरेंजमेंट रखते हैं पूरा, एक जाल बिछा देते हैं पाइप का, उसमें इस तरीके से एक 1.5-2 मीटर का फवारा लगा होता है, एक पाइप लगा होता है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे एक नोजल होती है पीतल की, ठीक है, जिसमें दोनों साइड में होल होते हैं, मतलब इधर से भी, ठीक है ना, और इधर से भी क्या गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है। और ये जो है ये क्या है, घूमता रहता है, ठीक है। क्यों, जैसे ही फ्लो आता है इसमें जो नोजल है वो इस तरीके से सेट होती है कि वो फ्लो के साथ घूमती रहती है, ठीक है। तो मतलब जो रेनफॉल है वो इस तरीके से पूरे एरियाज में होती रहेगी, ठीक है ना, घूमती घूमती। क्लियर है ना। तो ये है एक तरीके से स्प्रिंकलर मेथड का तरीका। क्लियर है ना। अब देखो स्प्रिंकलर मेथड में जो फील्ड है उस पर बहुत ज्यादा वाटर एक साथ अप्लाई नहीं किया जाता। मतलब जैसे कि ये ये पार्ट है, ठीक है ना, ये पार्ट है, लाइक सपोज ऐसा मानो कि ये राउंडेड पार्ट है, एक जो फाउंटेन होता है, एक जो फवारा होता है, ठीक है, वो एक राउंडेड पार्ट कवर करता है, ठीक है ना, राउंडेड पार्ट को कवर करता है। क्लियर। क्यों, क्योंकि जो स्प्रिंकलर से रेनफॉल निकल रही है, आर्टिफिशियल रेनफॉल निकल रही है, वो एक सेंटर के रेस्पेक्ट में घूमती रहती है, तो एक तरीके से राउंडेड पार्ट को वो कवर करता है। यहाँ पे मैंने स्प्रिंकलर लगा रखा है, तो ऐसा मानो अभी यहाँ पे इस एरिया में बूंदे गिरी, फिर ये घूमती हुई आगे चली जाएगी, फिर थोड़ी देर में यहाँ पे आएगी। मतलब पहले यहाँ पे जो बूंदे गिरी थी वो ग्राउंड ने एब्जॉर्व कर ली, इन्फिल्ट्रेशन हो गई, फिर उसके बाद में 1-2 सेकंड बाद फिर नंबर आएगा, फिर बूंदे गिरेंगी। दैट मीन्स यहाँ पे सरफेस रन ऑफ के कोई चांस नहीं है। जब हम स्प्रिंकलर मेथड प्रोवाइड करवाते हैं तो ऐसा केस बिल्कुल नहीं होता कि भाई रन ऑफ होके पानी बह जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ज्यादा वाटर एक साथ अप्लाई कर ही नहीं रहे, ज्यादा वाटर एक साथ अप्लाई कर ही नहीं रहे फील्ड में, ठीक है ना। तो इन दैट मेथड सरफेस रन ऑफ आर वेरी लेस, ठीक है ना। सरफेस रन ऑफ वेरी लेस मतलब बिल्कुल नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर परसेंटेज में लेके चल सकते हो आप। एज वेल एज एडब्ल्यूएस मतलब एज वेल एज, ऐसे ही लिख लो, एज वेल एज सीपेज लॉस एंड इवेपोरेशन लॉस आर ऑल्सो लेस। अब देखो यहाँ पे जरा, अब इसमें रन ऑफ लॉस है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। इसके ब्रैकेट में लिख लो नेग्लेक्टेड, रन ऑफ लॉस को अपन नेग्लेक्ट ही कर देते हैं इसमें। अब देखो इसमें रन ऑफ लॉस हो नहीं रहा, सीपेज लॉस और इवेपोरेशन लॉस हो रहा है, वो भी बहुत कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। क्या मुझे बता सकते हो इसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी या बेकार होगी। जब इसमें लॉसेज बहुत कम हो रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी या बेकार होगी। अच्छी होगी, वेरी गुड। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है ना। तो यू कैन राइट एफिशिएंसी इज हाई, और ये होती है लगभग 82% से 85% के बीच में, ठीक है ना। 82 से 85% के बीच में एफिशिएंसी होती है इसकी स्प्रिंकलर मेथड की, ठीक है ना। क्लियर। तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी मानी जाती है, ठीक है। जो फ्लडिंग मेथड थे ना पहले वाले जो हमने पढ़े थे, चेक फ्लडिंग और ये बेसिन फ्लडिंग वगैरह वगैरह, इनकी जो एफिशिएंसी है वो 50-55% के आसपास ही रहती है, ठीक है ना। इसकी एफिशिएंसी है वो 82 से 85% के आसपास है, ठीक है। अब देखें जो स्प्रिंकलर मेथड है उसे मैं अंडुलेटिंग ग्राउंड जो होते हैं वहां पे यूज कर सकता हूं। अंडुलेटिंग ग्राउंड समझते हो, ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड, ठीक है, कैन बी यूज फॉर अंडुलेटिंग ग्राउंड। अंडुलेटिंग ग्राउंड जो होते हैं वहां पे यूज किया जा सकता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जो एरिया है वहां पे अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ऊबड़ खाबड़ एरिया में आपने फ्लडिंग मेथड काम में ले लिया तो फ्लडिंग मेथड में तो रन ऑफ होता है, ठीक है। अगर मैं वहां पे बेसिन फ्लडिंग प्रोवाइड, अगर मैं वहां पे चेक फ्लडिंग प्रोवाइड करवा दूं, मैं वहां पे फ्री फ्लडिंग प्रोवाइड करवा दूं, तो ऊबड़ खाबड़ एरिया में क्या होगा कि जो पानी है वो बह जाएगा। लेकिन स्प्रिंकलर मेथड में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरीके से
स्टीप ग्रेडियंट एरिया, स्टीप ग्रेडियंट एरियाज मतलब ऐसे एरिया जहां का ढलान बहुत ज्यादा हो, वहां पे अगर मैं फ्लडिंग मेथड प्रोवाइड करवाता हूं, मतलब जो बेसिन फ्लडिंग है या जो चेक फ्लडिंग है, बॉर्डर फ्लडिंग है, उस टाइप के मेथड में ढलान वाले एरिया में प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ढलान की वजह से जो पानी है सारा की सारा बह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इरिगेशन अगर मैं स्प्रिंकलर मेथड से करवाता हूं तो आपको बताया था ना कि रन ऑफ लॉस इसमें नहीं होता, ठीक है। तो अगर हाई ग्रेडियंट या स्टीप ग्रेडियंट वाला एरिया है तो वहां पे स्प्रिंकलर मेथड काम में लिया जा सकता है, ठीक है, लॉसेस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अंडुलेटिंग ग्राउंड, स्टीप ग्रेडियंट एरियाज, वहां पे इस मेथड को काम में लिया जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक और चीज लिख लो, कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है, फॉर इरेगुलर टोपोग्राफी एरिया, ठीक है ना, इस तरह से के एरियाज के लिए इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड लिखो, इट कैन बी यूज फॉर बोथ लेस परमिएबल एंड हाई परमिएबल सॉइल, लेस परमिएबल एंड हाई परमिएबल सॉइल, ठीक है ना। तो बनाइए इसको। ओके, नेक्स्ट होता है एक नंबर 7 या जो भी है, ड्रिप मेथड, ठीक है ना, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति सुनी होगी तुमने, ठीक है। इसमें कोई खास पूछा नहीं जाता, इसमें एक और नाम होता है इसका, इसको ट्रिकल मेथड भी बोलते हैं या ट्रिकलिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है ना। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है लगभग 95 टू 97%, ठीक है ना, क्लियर। बस और कुछ नहीं पूछना है इसमें, क्लियर है, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये 2 लाइन लिख लो बस, ठीक है ना। ड्रिप मेथड में क्या करते हैं, परफोरेटेड पाइप्स होते हैं, पाइप्स होते हैं छोटे छोटे जिनमें छेद होते हैं छोटे छोटे, है ना, उन पाइप्स को बिछा दिया जाता है और उन पाइप में से एक एक बूंद पानी जो है वो रूट जोन में गिरता रहता है, ठीक है ना। जो रूट जोन है वहां पे पानी गिरता रहता है एक एक बूंद, ठीक है ना। तो इसमें लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हैं, ओनली इवेपोरेशन लॉस होता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, 1-8%, क्लियर। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, कई बार 98% तक भी एफिशिएंसी देखी गई है इसकी। तो ये हो गए अपने पास मेथड खत्म। अब आगे स्टार्ट करते हैं। बना लिया। ठीक है,
आगे हेडिंग डालिए वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इसको पढ़ते हैं, चालू करते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। देखो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, समझते हैं इसको। सॉरी, देखें जरा। देखें जरा, मैं कोई भी क्रॉप का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मेरे पास एक क्रॉप है, जैसे कि मेरे पास एक कोई क्रॉप है, ठीक है। इसका मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पे सोइंग कर दी। सोइंग मतलब इसके बीज बो दिए, और इस टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग कर ली गई। इस टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग कर ली गई, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि सोइंग के और हार्वेस्टिंग के बीच में जो ग्रोइंग पीरियड होता है, जिसमें प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, उस टाइम पे आपको बीच बीच में पानी प्रोवाइड करना पड़ता है फील्ड को या क्रॉप को, ऐसा बोल सकते हो। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का जो ग्रोइंग टाइम है, उसमें कुछ पर्टिकुलर इंटरवल पे आपको कुछ पर्टिकुलर डेप्थ वाटर की प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेट सपोज सोइंग के 15 दिन बाद आपने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वाटर प्रोवाइड करवाया, फिर उसके 30 दिन बाद आपको 15 सेंटीमीटर वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ा, फिर आपको 12 सेंटीमीटर वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ा। इस तरीके से आपने क्या किया, एक क्रॉप है कोई पर्टिकुलर, उसमें 3 बार वाटर प्रोवाइड करवाए सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग के बीच में, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल वाटर रिक्वायरमेंट देखूं इसकी, तो कितनी हो गई, 10 प्लस 15 प्लस 12, दैट मीन्स 37 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये जो 37 सेंटीमीटर है, जितना वाटर इसने अपने ग्रोइंग टाइम में यूज किया है इस क्रॉप ने, ये क्या कहलाएगा, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। ओके जरा, क्लियर। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि भाई वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो ये क्या है कि भाई सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के बीच में जो वाटर यूज करता है प्लांट, दैट इज कॉल्ड उसकी वाटर रिक्वायरमेंट। तो लिखें इसमें, लिख लोगे, बोल दूं तो लिखें, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप water requirement of crop means water requirement of crop means total quantity of water, total quantity of water which is required, which is required by a crop, by a crop from sowing to harvesting, from sowing to harvesting, ठीक है ना। water requirement of crop means total quantity of water required by a crop from sowing to harvesting, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं दो अलग अलग क्रॉप्स की, तो आपको पता है कि भाई दो अलग अलग क्रॉप है तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी, क्योंकि आप जानते हो किसी क्रॉप को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, किसी क्रॉप को कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक तो बाजरा है आपके पास और एक चावल है, ठीक है। तो बाजरा में तो आप चाहे पानी प्रोवाइड करवाओ नहीं करवाओ, बरसात के भरोसे हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चावल जो है उनमें आपको वाटर बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो अलग अलग क्रॉप जो होती हैं, लाइक दो अलग अलग क्रॉप्स है मेरे पास, तो दोनों की क्रॉप्स की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखें इसमें, डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट, डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट, ओके। अब देखो, अगर कोई एक सेम क्रॉप है, एक कोई सेम क्रॉप है, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं वीट का, ठीक है। इस क्रॉप को मैंने दो अलग अलग जगह पे लगाया, ठीक है। एक तो इसको लगाया डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में, और एक इसको लगाया कोल्ड एरियाज में, ठीक है। अब आपको पता है कि डेजर्ट एरिया जो है, रेगिस्तानी इलाके जो है, वहां पे मिट्टी भी सही नहीं होती, सैंडी सॉइल होती है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती, पानी बिल्कुल नहीं रुकता,
रेतीली मिट्टी में, ठीक है। जबकि कोल्ड एरिया, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, वहां पे मिट्टी अच्छी है, ठीक है ना। दूसरी बात कि डेजर्ट एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। रेगिस्तानी इलाके में अगर टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से डेजर्ट एरिया में जो इवेपोरेशन होगा वो भी क्या होगा, वाटर का ज्यादा होगा, ठीक है ना। जबकि कोल्ड एरियाज में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो उस वजह से इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। अगर इवेपोरेशन ज्यादा है दैट मीन्स वहां पे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इवेपोरेशन कम है तो वहां पे कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स सेम क्रॉप की अगर मैं बात करूं वीट की, तो उसको भी अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर वो अलग अलग जगह पे लगाया गया हो, ठीक है ना। तो ये बात अपन दो पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं। पहला तो होता है कि भाई अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। किसी को अलग वाटर डेप्थ चाहिए, किसी को अलग वाटर डेप्थ चाहिए। अगर मैं सेम क्रॉप को भी दो अलग अलग जगह लगाता हूं, ठीक है ना, तो उसको भी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। क्लियर। वो डिपेंड किस पे करता है कि वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है, और वहां की जो टाइप है सॉइल की वो किस तरह का है, ठीक है ना। तो इन दो चीजों पे ये मेनली डिपेंड करता है। हालांकि और भी फैक्टर होते हैं जिन पे डिपेंड करता है, लेकिन वो अपन आगे पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है ना। अभी बेसिक बेसिक सा देख लेते हैं। क्लियर है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेम क्रॉप may also have different water requirement at different places, and it depend on climatic condition and type of soil, कि भाई सॉइल का टाइप किस तरह का है और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की है। इस तरह इन पे बेस वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग हो सकती है क्रॉप की, ठीक है ना। क्लियर। आगे चलते हैं। बना लिया होगा इसको, बनाने की भी, इनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने समझने की दृष्टि से। तो हमने वाटर रिक्वायरमेंट का थोड़ा सा बेसिक सा देख लिया कि भाई हाँ ये वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इंडिया में क्रॉप पीरियड कितने तरह के होते हैं, क्योंकि जब कैनाल की डिजाइन की जाती है तो क्रॉप पीरियड का इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो छोटी सी हेडिंग डालो एक, क्रॉप पीरियड्स और क्रॉप सीजन इन इंडिया। क्रॉप सीजन इन इंडिया। तो देखो, इंडिया में जनरली क्रॉप सीजन को दो टाइप पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। पहला है आपके पास रबी सीजन, ठीक है ना, और दूसरा है आपके पास खरीफ सीजन, ठीक है ना। क्लियर। रबी की जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, रबी की जो क्रॉप्स होती हैं, क्लियर, उन्हें सर्दियों के टाइम पे अपन लगाते हैं, ठीक है ना। लाइक ये लगती हैं आपकी अक्टूबर नवंबर से किस किस के बीच में, फरवरी मार्च तक। अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च तक इनका सीजन चलता है, ठीक है। अगर मैं खरीफ की बात करूं तो ये चलता है आपका अप्रैल जून से लेके और सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है ना। खरीफ का सीजन चलता है, ठीक है। खरीफ की क्रॉप्स लगाई जाती हैं। अरे बीच बीच में क्या कोई, क्या हो रहा है? तुमको बोर्ड दिख रहा है क्या क्लियर सबको? बीच बीच में ब्लिंक आ रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक है। चलो कोई नहीं। एक कोई कन्या है, उसकी फोटो बार बार में आ रही है तुम में से ही। जब कोई, मेरे हिसाब से तो, या कोई एंट्री वेंट्री लेता है बार बार,
तब जाके ये समस्या होती है। ये है कामना राजौरिया जी। एक तो ऑडियो बंद करो कामना राजौरिया अपना। हाँ हाँ पता लग गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑडियो बंद करो। हम्म। देखें, दो तरह की क्रॉप सीजन होते हैं। पहला होता है रबी सीजन, जो कि अक्टूबर से मार्च तक चलता है, ठीक है ना। चलो मरने दो, अपने क्या, चलते हैं। एक होता है रबी सीजन जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है, और अक्टूबर से मार्च तक चलता है जनरली सर्दी का टाइम, ठीक है ना। तो रबी क्रॉप्स को जनरली अपन बोलते हैं विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स, ठीक है ना। क्लियर। इसी तरीके से खरीफ सीजन जो होता है वो जनरली मानसून में लगता है। जनरली खरीफ का सीजन जो होता है वो मानसून में लगती है खरीफ की क्रॉप्स। क्लियर। तो इन्हें बोलते हैं अपन जनरली, दूसरा नाम इनका मानसून क्रॉप्स, ठीक है। इन्हें बोला जाता है मानसून क्रॉप्स। क्लियर। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से ही अपने को मतलब है। हालांकि छोटे मोटे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एजे के एग्जाम में, ईएसके में पूछे हुए हैं। ईएसके में पूछा गया था मानसून क्रॉप्स किस क्रॉप्स को कहते हैं, ठीक है। रबी खरीफ जायद, तो आंसर था उसका खरीफ क्रॉप्स, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखो रबी के, सबसे इंपॉर्टेंट वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं अपने पास पल्स, ग्राम, एक्सेट्रा, ईटीसी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर खरीफ के एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट राइस, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वीट। इनको लेके क्या है, आगे कैनाल की डिजाइन करनी है अपने को क्रॉप्स को लेके, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल की बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो राइस, कॉटन, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसके ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मक्का भी होती है ना, एक्सेट्रा, ठीक है ना। क्लियर। आपने को याद रखना है कि भाई वीट रबी में है, राइस खरीफ में है। ये दो तो बहुत पूछे जाएंगे जब डिजाइन होगी। ठीक है ना। अब देखो, कुछ कुछ क्रॉप सीजन और होते हैं अपने पास। ये तो हो गए मेनली जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, जो हमारा आईएमडी डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। एक होता है अपने पास पेरेनियल क्रॉप्स। पेरेनियल क्रॉप्स, पेरेनियल क्रॉप्स आई थिंक सभी जानते होंगे। ऐसी क्रॉप जिनका ग्रोइंग पीरियड जो है वो एक साल के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर। तो दीज हैव, या दीज क्रॉप्स हैव ग्रोइंग पीरियड ऑफ अबाउट 1 ईयर, ठीक है ना। मतलब लगभग एक साल तक ये फील्ड में लगी रहती है क्रॉप्स, ठीक है ना। इन्हें बोलते हैं अपन पेरेनियल क्रॉप। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है शुगर केन, गन्ना। गन्ना जो है लगभग एक साल तक लगा रहता है फील्ड में। क्लियर। एक होती है अपने पास कैश क्रॉप्स, एक होती हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप का मतलब क्या, कि जिनसे कैश मिले अपने को, सीधी सी बात है। कैश क्रॉप का मतलब क्या, ऐसी क्रॉप जिनसे कैश मिलता है, ठीक है। देखो, अगर कैश क्रॉप की बात करें तो ये ऐसी क्रॉप होती है जिनका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते,
ठीक है, जिनका डायरेक्टली यूज अपन नहीं कर सकते, अपने को ये मार्केट में निकालनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह की क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बात की जाए, जूट है, ठीक है ना, टी है, कॉफी है, ठीक है, इसी तरीके से तंबाकू है। ये सभी चीजें क्या हैं, कैश क्रॉप्स में आती है, जिनका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये क्या है, मार्केट में निकाली जाती हैं, क्लियर है ना, और हमें एक तरीके से कैश मिलता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 1 2 3 4, और पूछा था कि इनमें से कैश क्रॉप कौन सी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कई बार, इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जाते हैं कई बार। हो गया, ओके। अब आगे पढ़ेंगे हम ड्यूटी डेल्टा के बारे में, ठीक है। उससे पहले अपन पढ़ते हैं बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड के बारे में। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड के बारे में। सर कैश तो बाकी क्रॉप से भी मिलता है। देखो, कैश क्रॉप का मतलब है कि ऐसी क्रॉप जिनका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो मार्केट में निकाली जाती है। वो तो अपने समझने के लिए है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जिनसे कैश मिलता है, कैश तो सबसे ही मिलता है, बेचते तो अपन गेहूं भी है, ठीक है ना। ऐसी क्रॉप जिनको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब जूट है, जूट को अपन कैसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है। चाय की पत्तियों को डायरेक्टली यूज कैसे करेंगे, वो मार्केट जाएंगी, ठीक है, उनसे चाय पत्ती बनेगी, फिर आएगा, ठीक है। तो इस तरह की क्रॉप्स, क्लियर है ना। अब अपन पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, बेस पीरियड, बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड। देखो, बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड, क्लियर। अब देखें जरा, मैं एक कोई क्रॉप का एग्जांपल लेता हूं। ये कोई क्रॉप है, ठीक है। इस टाइम पे मैंने इसकी सोइंग कर दी और इस टाइम पे मैंने इसकी हार्वेस्टिंग कर दी, इस टाइम पे मैंने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली, ठीक है। अब देखो जरा, लेट सपोज सोइंग के बाद जो फर्स्ट टाइम पे वाटर प्रोवाइड करवाया गया, वो कहीं यहाँ पे करवाया गया, ठीक है ना, इस टाइम पे करवाया गया, तो इसे बोल सकता हूं मैं फर्स्ट वाटरिंग, ठीक है ना। इसी तरीके से एक लास्ट वाटरिंग होगी जो हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले या 4 5 10 दिन पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी फसल को पकने के लिए, दैट इज कॉल्ड लास्ट वाटरिंग। ओके ना, क्लियर। तो सोइंग करी, सोइंग के थोड़े दिन बाद मुझे पानी की जरूरत पड़ी क्रॉप के लिए, मैंने वाटर प्रोवाइड करवाया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वाटरिंग। मतलब सोइंग के बाद की वाटरिंग, सोइंग के बाद वाली फर्स्ट वाटरिंग। इसी तरीके से जब हार्वेस्टिंग की तो फसल को पकने के लिए एक बार पानी प्रोवाइड करवाते हैं अपन 10 15 दिन पहले, उसे बोल दिया मैंने लास्ट वाटरिंग, ठीक है ना। अब देखें, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं बेस पीरियड ऑफ क्रॉप, और सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड ऑफ क्रॉप, जो भी, ठीक है ना। तो दो चीज याद रखनी है, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का बेस पीरियड, ठीक है ना, जिस टाइम पे इसका बेस बना है ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। और सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का क्या, क्रॉप पीरियड, ठीक है ना। तो इसमें लिखें, एक एक लाइन में लिख लेते हैं। बेस पीरियड क्या है आपके पास, इट इज द
टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं क्रॉप पीरियड की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल बिटवीन सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सोइंग टू हार्वेस्टिंग। ठीक है ना, क्लियर है, तो बनाया जाए। क्लियर है। बनाओ इसको, फिर एक बात और है उसको बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हो गया। आगे देखिए, अब यहां से आप देख के साफ साफ बता सकते हो मुझे कि भाई क्रॉप पीरियड ज्यादा है या बेस पीरियड ज्यादा है, बता सकते हो क्या? मुझे तो लगता है क्रॉप पीरियड ज्यादा है या बेस पीरियड ज्यादा है, इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए या किसी भी क्रॉप के लिए क्रॉप पीरियड ज्यादा है, साफ साफ पता लग रहा है देखने से। ठीक है ना, क्लियर। तो जनरली क्या होता है, अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो क्रॉप पीरियड की जो वैल्यू होती है वो बेस पीरियड से ज्यादा होती है, लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा और इसको ज्यादा लेके चलूंगा तो थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन हो जाती है, टेडियस कैलकुलेशन हो जाती है दोनों को अलग अलग लेके चलने से। तो अपन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए या प्रैक्टिकल भी यहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पज से क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को लगभग बराबर मान लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो एक लाइन लिखें, इन एक्चुअल क्रॉप पीरियड इज मोर देन बेस पीरियड, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस these are assumed to be same। क्लियर है ना, दोनों को बराबर माना जाता है, लाइक क्रॉप पीरियड इज इक्वल टू बेस पीरियड, और इन्हें डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, और यूनिट लेते हैं इसकी डेज। ठीक है ना, तो बेस पीरियड को या क्रॉप पीरियड को डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से। जनरली आपको जब क्वेश्चन करोगे तो बेस पीरियड ही मिलेगा, क्रॉप पीरियड कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर मिल भी जाए तो वही बात है, सेम टू सेम, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है ना।
हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूटी ऑफ क्रॉप। ड्यूटी ऑफ क्रॉप या ड्यूटी ऑफ वाटर, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको ढंग से। ठीक है, लेट सपोज ये कोई बहुत बड़ा एरिया है, ये कोई बहुत बड़ा एरिया है, और इस एरिया को इरिगेट करने के लिए एक कैनाल प्रोवाइड की हुई है, और वो कैनाल है ये आपके पास। ठीक है ना, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक कैनाल प्रोवाइड करवा रखी है, और वो कैनाल ये रही। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लेट सपोज इस पूरे एरिया में एक कोई क्रॉप लगा रखी है, इस पूरे एरिया में कोई क्रॉप लगी हुई है, और उस क्रॉप का जो बेस पीरियड है, इस क्रॉप का जो बेस पीरियड है ये है आपके पास बी डेज। इस क्रॉप का जो बेस पीरियड है जो इस एरिया में लगी हुई है ये है बी डेज। ठीक है ना, अब मैं कर क्या रहा हूं ये ध्यान से सुनना। इस कैनाल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब यहां से, ठीक है, इस कैनाल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैं यहां से क्या कर रहा हूं, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, या आप बोल सकते हो उसको 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, कितने टाइम तक करवा रहा हूं, क्रॉप के बेस पीरियड के बराबर टाइम तक। ठीक है, जैसे किसी क्रॉप का बेस पीरियड 150 दिन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज 150 दिन तक प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है ना, तो जब मैं किसी एक पॉइंट से 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज क्रॉप के बेस पीरियड के बराबर समय तक प्रोवाइड करवाता हूं, तो इस वाटर से कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी। लेट सपोज इतना एरिया इरिगेट हो गया, लेट सपोज इतना एरिया इरिगेट हो गया, ये है आपके पास डी हेक्टेयर, तो डी क्या हो जाएगी, इसकी ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, डी क्या हो जाएगी, इसकी ड्यूटी हो जाएगी। लेट सपोज कि भाई 1 क्यूमेक का वाटर सप्लाई कराया तुमने बी डेज के लिए, बेस पीरियड मान लो 150 दिन है। ठीक है, तो तुमने क्या किया, 1 क्यूमेक वाटर जो है वो 150 दिन तक प्रोवाइड करवाया इस पूरे की पूरे एरिया में। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, शेडेड वाला एरिया, ये पूरा एरिया इस वाटर से क्या हो गया, इरिगेट हो गया। और कितना एरिया है, ये डी हेक्टेयर एरिया है। तो ये जो डी है ये किसको डिनोट करेगा, ड्यूटी को डिनोट करेगा। ठीक है ना, एक बार लिखो इसको डेफिनेशन में। इट इज द it is the number of hectare which can be irrigated, if we provide 1 cubic of water, 1 cubic discharge of water, discharge of water, 1 cubic discharge of water throughout the base period, throughout the base period of crop। क्लियर, तो ये कहलाता है इसकी ड्यूटी। इसकी यूनिट होती है, सॉरी इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है ना, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। ठीक है ना, और इसकी यूनिट होती है हेक्टेयर बाय क्यूमेक, ये भी ध्यान रखना। इसकी यूनिट होती है ड्यूटी की हेक्टेयर बाय क्यूमेक। क्लियर है ना।
मतलब 1 क्यूमेक डिस्चार्ज करा के मैं कितने हेक्टेयर इरिगेट कर रहा हूं, दैट इज ड्यूटी। क्लियर? समझ में आई ड्यूटी या नहीं आई बताओ? ड्यूटी समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगी आगे ड्यूटी। आ गई? आगे चले। आगे चला जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, पहली बात तो ये जो 1 क्यूमेक अपन बी डेज तक प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये एक तरीके से अपने को वॉल्यूम देगी। ध्यान से सुनो इस चीज को, ठीक है? तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है। देखो अपन 1 क्यूमेक वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी एक पॉइंट से। कितने दिन तक करवा रहे हैं? बी डेज तक करवा रहे हैं, ठीक है ना? अब इस डेज को क्या करूंगा मैं, सेकंड में बदल लूंगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, ठीक है ना? तो मुझे वाटर की क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम मिल जाएगी, ठीक है ना? लेट सपोज वॉल्यूम मिल गई आपके पास 10,000 मीटर क्यूब। तो आपके पास 1 मीटर क्यूब वाटर को या 1 मीटर क्यूब डिस्चार्ज को बी डेज प्रोवाइड करवाने से क्या मिलेगी, वाटर की वॉल्यूम मिलेगी। और इस वॉल्यूम से मैं इस फील्ड का या इस क्रॉप का कितना एरिया इरिगेट कर सकता हूं, इसे क्या बोलेंगे अपन, ड्यूटी बोलेंगे। समझ में आई बात अब? ठीक है ना? अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो अगर मैं कैनाल के किसी एक पॉइंट से 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करता हूं कितने दिन के लिए, बेस पीरियड के बराबर टाइम के लिए, ठीक है ना? क्लियर? जैसे कि भाई बेस पीरियड अगर आपका 150 दिन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई कर रहा हूं कितने दिन तक, 150 दिन तक, ठीक है ना? तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी वाटर की। अगर मैं डिस्चार्ज को टाइम से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी पानी की, ठीक है ना? तो इस वॉल्यूम से मैं इस फील्ड का कितना एरिया इरिगेट कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी। क्लियर? अब बताओ, पक्का ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे बहुत काम आएंगी। और आप कोई और एग्जाम देते हो तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक एएन जेईएन के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, उसमें तो ड्यूटी की यूनिट ही कई बार पूछी हुई है कि ड्यूटी की यूनिट क्या होती है बताओ, ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और ये एक तरीके से बेस है, क्योंकि जब हम कैनाल डिजाइन करेंगे आगे, ठीक है, क्रॉप की ड्यूटी डेल्टा बहुत निकालने पड़ेंगे, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से एक एक उठ के, ठीक है ना? अगला पॉइंट है अपना डेल्टा ऑफ क्रॉप। डेल्टा ऑफ क्रॉप, अब डेल्टा क्या भला है इसको समझते हैं, ठीक है? लेट सपोज मैं कोई क्रॉप ले रहा हूं, ठीक है, क्लियर? उसमें इस इंस्टेंट पे मैंने करवा दी सोइंग और इस इंस्टेंट पे मैंने करवा दी हार्वेस्टिंग, ठीक है ना? क्लियर? अब ऐसा मानो कि सोइंग के 20 दिन बाद आपने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वाटर प्रोवाइड करवाया, फिर उसके 1 महीने बाद आपको 15 सेंटीमीटर वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ा, फिर उसके 20 दिन बाद आपको फिर से 12 सेंटीमीटर वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ा, और उसके बाद आपने हार्वेस्टिंग करनी। तो इसने टोटल वाटर कितना यूज किया, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अगर मैं निकालना चाहूं तो कितनी हो गई इसकी, ये हो गई 10 + 15 + 12, दैट मीन्स 37 सेंटीमीटर, ठीक है ना? जो टोटल वाटर की डेप्थ इसने सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, दैट मीन्स किसी क्रॉप ने सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक बोल दो, या आप बोल दो कि ग्रोइंग पीरियड में या अपने ग्रोइंग टाइम में, ठीक है ना? तो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का क्या होता है, ग्रोइंग टाइम होता है क्रॉप का। तो क्रॉप ने अपने ग्रोइंग टाइम में टोटल कितनी वाटर की डेप्थ यूज करी, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। तो इस टोटल वाटर डेप्थ को क्या बोलेंगे अपन, डेल्टा बोलेंगे। और ये कितना हो जाएगा इस क्रॉप के लिए, 37 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? बताइए। इसे बोलते हैं डेल्टा, और इसे डेल्टा साइन से डिनोट किया जाता है। आ गया ना? तो इसमें लिखें, इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर विच इज यूज, विच इज यूज
बाय द क्रॉप फ्रॉम इट्स सोइंग टू हार्वेस्टिंग। क्लियर है ना? और इसे डिनोट करते हैं अपन इस तरीके डेल्टा साइन से, और यूनिट होती है इसकी मीटर या सेंटीमीटर, किसी में भी ले सकते हो, जनरली मीटर में ही प्रेफर करते हैं। क्लियर है? तो ये होता है डेल्टा। ये एग्जांपल भी बना लेना। कई इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनके डेल्टा आपको याद होने चाहिए, लाइक राइस। राइस का डेल्टा होता है 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना? शुगर केन, शुगर केन का डेल्टा भी 170 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? वीट, वीट का डेल्टा होता है 35 से 40 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है ना? तो ये तीनों याद रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन में काम आते हैं। ठीक है ना? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं ये चीजें। बन गया? बन गया? चलिए, अब अपन ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा यहां से, बहुत ज्यादा यूजफुल, ठीक है ना? क्लियर? अब देखो, रिलेशन अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर? लेट सपोज ये अपने पास कोई एरिया है, उसी तरह का एरिया ले रहे हैं अपन। ये कोई क्या है? एरिया है, और इस एरिया को इरिगेट करने के लिए इधर साइड से एक कैनाल आ रही है, लाइक दैट। यहां से क्या आ रही है? एक कैनाल आ रही है इस तरीके से, ठीक है? ये हो गई अपने पास कैनाल, इसमें फ्लो आ रहा है। इस कैनाल पे मैं ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना? इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा? 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करूंगा। इस पूरे एरिया में एक कोई क्रॉप लगी हुई है, ठीक है ना? इस क्रॉप का जो बेस पीरियड है, इस क्रॉप का जो बेस पीरियड है वो है बी डेज, ठीक है? और इस क्रॉप का जो डेल्टा है, इस क्रॉप का जो डेल्टा है, डेल्टा मतलब टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है ना? वो है आपके पास डेल्टा मीटर, ठीक है ना? मैंने साइन जो है, नोटेशन जो है इनके, वो यूज लिए हैं। बेस पीरियड का बी होता है कैपिटल बी, और डेल्टा का डेल्टा साइन होता है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं? इस पॉइंट से 1 मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर की सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना? कितने दिन के लिए? बेस पीरियड के बराबर टाइम के लिए। तो होगा क्या? ड्यूटी के बराबर एरिया जो है वो इरिगेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ये ड्यूटी होती है ना भाई। ड्यूटी क्या होती है? अगर मैं 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करूं तो डी हेक्टेयर एरिया उसका इरिगेट हो जाता है। तो मैंने मान लिया कि भाई इस सप्लाई से डी हेक्टेयर एरिया यहां पे क्या हो गया? इरिगेट हो गया। इसमें कोई दिक्कत बताओ? फटाफट। नहीं ना? अब देखो जरा, अगर मैं यहां पे लॉसेस जो हैं, इफ लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, अगर मैं लॉसेस को नेग्लेक्ट कर देता हूं तो जितनी वॉल्यूम मैंने सप्लाई की है वाटर की, उतनी ही वॉल्यूम फील्ड में जाके स्टोर हो जानी चाहिए। अगर लॉसेस नहीं हो रहे हैं, लॉस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो जितनी वाटर वॉल्यूम मैंने सप्लाई करी, उतनी ही वाटर वॉल्यूम फील्ड में स्टोर हो जानी चाहिए। ये बात सत्य है।
ठीक है ना। तो अगर लॉसेज नेग्लेक्ट कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द इन फील्ड। ये लीजिए, ठीक है। अब देखें जरा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज सप्लाइड, तो सप्लाई कितनी करी है मैंने वॉल्यूम वाटर की, कोई मुझे बता सकता है मैंने कितनी वॉल्यूम वाटर की सप्लाई करी है इस फील्ड में? जल्दी बताओ। आसान है। वन मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू बी, वेरी गुड। देखो, डिस्चार्ज मैंने 1 मीटर क्यूब पर सेकंड सप्लाई किया और कितने टाइम के लिए किया? बी डेज के लिए किया। अगर डिस्चार्ज को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या मिल जाती है हमें? वॉल्यूम मिल जाती है वाटर की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड अगर मुझे निकालना है तो डिस्चार्ज है मेरे पास 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड और बेस पीरियड है बी डेज, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आ गया? वॉल्यूम सप्लाई आ गई। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर निकाल सकता हूं क्या? मेरे पास टोटल डेप्थ पता है वाटर की कितनी है, डेल्टा सेंटीमीटर है। टोटल एरिया पता है कितना है, डी हेक्टेयर है। मुझे वॉल्यूम चाहिए पानी की, तो क्या करूंगा? एरिया को डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? वॉल्यूम आ जाएगी। तो एरिया कितना है आपका? डी हेक्टेयर है। और डेप्थ कितनी है? डेल्टा मीटर है। अब देखो, अलग अलग टाइप की यूनिट है, सबको न्यूट्रलाइज करते हैं यूनिट्स को, ठीक है ना। यूनिट्स को क्या करते हैं? यूनिट्स को क्या करते हैं अपन? न्यूट्रलाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब में इस सारा सबको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड चल रहा है। अब डेज को सेकंड से काटना है तो डेज को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। बी इंटू एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, फिर एक मिनट में 60 सेकंड इंटू सेकंड, ये हो गया। सेकंड से सेकंड गया। अब देखो इधर डी हेक्टेयर है, तो एक हेक्टेयर में होते हैं 10⁴मीटर स्क्वायर, क्लियर है ना। और इधर क्या बच रहा है आपके पास? डेल्टा इंटू मीटर, क्लियर। तो देखो सेकंड से सेकंड गया, इधर मीटर क्यूब, इधर मीटर स्क्वायर और मीटर, मतलब सारी यूनिट कैंसिल हो गई। अपन ने काम जो किया है वो सही किया है, ठीक है ना। अब इस सारी मैथमेटिक्स को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक रिलेशन आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाय डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ईएस में 2-3 बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, और एएन जेईएन में कम से कम 10 एग्जाम में इस फॉर्मूले को डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। रट जाना चाहिए ये फॉर्मूला आपको। डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी। कम से कम 10-12 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एजेई के एग्जाम में, 2-3 बार ईएससी में ये फॉर्मूला पूछा हुआ है, ठीक है ना। और गेट में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, बस ध्यान क्या रखना है इस फॉर्मूले में कि यहाँ पे जो डेल्टा है ये मीटर में है, यहाँ पे जो बेस पीरियड है ये डेज में है, और यहाँ पे ये जो ड्यूटी है ये हेक्टेयर बाय क्यूमेक में है। तो जो यूनिट्स है आपको कई बार उल्टी पकड़ा देगा, जैसे डेल्टा मीटर में ना देके एमएम में दे देगा, सेंटीमीटर में दे देगा। तो इस फॉर्मूले को अगर मुझे यूज करना है तो डेल्टा मीटर में ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। बेस पीरियड डेज में ही होना चाहिए, मंथ में या वीक में नहीं चलेगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। और ड्यूटी हेक्टेयर बाय क्यूमेक में ही होनी चाहिए। ये तीनों यूनिट्स फुलफिल होनी चाहिए इस फॉर्मूले को लगाने के लिए, ठीक है ना। तब ये फॉर्मूला लगता है, और इसकी हेल्प से अपन सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज तो टाइम हो गया, यहाँ तक लिखें, कल इस पे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन देखना आपसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन करने वाले हैं।